अदीब साहब, सीधा सवाल आपसे मेरा यही है कि इस बार आपने बहुत सारी सीटों पर विजिट किया। मुसलमानों की स्थिति क्या रही, मुसलमानों की कंडीशन इस बार चुनाव में क्या रही? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक इस बार की पोलिंग है जी, मैंने पहली बार मुसलमानों को बहुत समझदारी के साथ उन्होंने वोटिंग करी है और ये पहली बार है कि मुसलमान पॉजिटिव वोटिंग कर रहा है। अब तक मुसलमानों का जो रवैया था, जिस तरीके से उनको परेशान किया गया था, खासतौर से बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद मुसलमानों का एक एटीट्यूड ये था कि जो बीजेपी को हरा ले उसके साथ चले जाओ। तो कभी वो कहता था मायावती के साथ गठबंधन हो जाएगा तो मायावती के इतने वोट हैं, हमारे इतने हैं, तो मुलायम सिंह के इतने हैं, हमारे इतने हैं, फलाने इतनी बरादरी है, जोड़ लेंगे। इसमें वो हाशिए पे आता चला गया। लेकिन इस बार मुसलमान ने फैसला किया कि हम पॉजिटिव वोटिंग करेंगे, उन लोगों के साथ जाएंगे जो संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं। ये इलेक्शन हम कई बार कह चुके हैं और हकीकत पे मबनी है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन रेफरेंडम है कि आगे का हिंदुस्तान कैसा होगा, डिक्टेटरशिप होगी या वो संविधान होगा जिसको अम्बेडकर ने बनाया है। तो हम मुबारकबाद अब तक के इलेक्शन के बारे में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ वोटिंग हुई है, मुसलमान मुस्तहक है मुबारकबाद का। उसने पॉजिटिव वोटिंग करी है। उसने कहा जीतो या हारो, हम तो उनके साथ जाएंगे जो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये इतना बड़ा फर्क है और इसमें क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का है। कोई मौलवी, कोई लीडर ओवैसी से लेके कोई मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं कर पाया, लेकिन मोदी और अमित शाह के मजालिम ने मुसलमानों को सोच दे दी। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और मोदी साहब को शुक्रिया भी करते हैं। और यही नतीजा है कि मोदी साहब इस वक्त बौलाए हुए हैं और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, उनकी औकात सामने आ गई है। इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये जो तीसरा और चौथा चरण है, इसमें फैसला हो जाएगा और इसमें हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होगा। आने वाले थर्ड और फोर्थ चरण में मैं समझता हूँ कि बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी जगह भी मैं गया तो वो जुनून जो पागलों वाला था, मोदी मोदी वाला, ये सब नहीं है। लोग परेशान हैं, लोकल मुद्दों पे बात हो रही है। ये परेशानी की बात है बीजेपी की सरकार को। इस बार कहीं आपको मोदी लहर नजर नहीं आई है? लहर तो कहीं मैंने नहीं देखी। मैंने जहाँ गुफ्तगू देखी, मोदी को गाली सुनते ही थोड़ा मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो गरिया रही है, यानी हिंदू। हाँ बिल्कुल। और ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, तो मोदी जी को नहीं, वो वो तो देखिए ऐसा है कि जो हिंदू सनातन धर्म है जी, उसकी बुनियाद रखने वाले तो वो शंकराचार्य है। जब इसने शंकराचार्य को नहीं छोड़ा तो हिंदू, जो सच्चा हिंदू है, वो तो जानता है कि भाई मजहब कौन है, असली मजहब कौन है। तो ये हिंदू मजहब का प्रचार नहीं करते हैं मोदी। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया नफरत का। अदरवाइज कोई मजहब किसी के से नफरत नहीं करता है, लेकिन मोदी साहब का जो प्रचार है वो आप शुरू से देख लीजिए। वो सिर्फ एक मकसद, एक खास तबके को बुरा भला कहना। अब तो पाकिस्तान तक भी आ गए कल ये परसों। तो अब लोग आजिज आ चुके हैं। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बड़े जबरदस्त भक्त थे। अच्छा, मैंने उनसे कहा और उनसे बहस होती थी, मैंने कहा कि भाई पिछली बीजेपी, इसमें फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लीडर थे और आरएसएस के संचालक भी थे, सभी थे, लेकिन मुहज्जब आदमी थे, पढ़े लिखे थे। मौजूदा हाकिम जो है न मुहज्जब है न पढ़ा लिखा है। तो वो जो लैंग्वेज बोलता है, तो जो लोग इसके धोखे में आ गए थे। और जो सबसे बड़ा मैंने डिफरेंस देखा 14 और 19 के इलेक्शन का, नौजवान तबका मोदी का बड़ा दीवाना था। आज आप नौजवान से बात करके देखिए तो उसे नौकरी याद आ रही है, उसे बेरोजगारी याद आ रही है, उसे वो सारे झूठे वादे याद आ रहे हैं। तो इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है
बस मैं मशकूक और डर इस वजह से है कि इलेक्शन कमीशन 11 दिन के बाद 6% वोट बढ़ा देता है। ये कौन सी लॉजिक है? क्योंकि जब तक पहला दूसरा चरण हुआ 400 का डंका बंदा बंद हो गया था। शाम को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब 8% बॉम्बे में महाराष्ट्र में बढ़ गया, 6% वहां बढ़ गया, यह बताया। उसके फौरन बाद अमित शाह कहते हैं 400 का टारगेट हमारा पूरा हो रहा है और हम सैकड़ा मार चुके पहले दूसरे राउंड में। हकीकत यह है कि पहले दूसरे राउंड में ऑन जमीन पर यह कहीं है ही नहीं, सफाया है इनका। आप सोचिए कि पहला राउंड जो यूपी में हुआ, जहां हम गए, वहां 8 सीटें थी, 6 में यकीनी ये हार रहे हैं, 2 में लड़ाई है। दूसरे राउंड में 8 में हम अंदाजा कर रहे हैं कि 16 में से 10 से 11 सीटें ये हार चुके हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, जो आदमी 80 की 80 मांग रहा हो, आज यूपी में पोजीशन ये है कि मैं समझता हूं अगर इन्होंने बहुत तरक्की की तो 40-45 सीटें इनकी आएंगी और 40-45 गठबंधन की आएंगी। आज ये पोजीशन है। और जिस तरीके से हवा बदली है और जो हवा आखिर तक जा रही है, पूर्वांत तक पहुंचते पहुंचते, ये कहीं ऐसा ना हो कि अलायंस जो है वो 50 हो जाए और ये रह जाए 30। कुछ भी हो सकता है। हाँ, सिर्फ डर यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो खौफजदा कर रही हैं। क्योंकि ऐसा है कि जब आप वोटिंग करते हैं तो हर मशीन काउंट होती है कि इतने वोट पड़े, सील लगती है, वो डिब्बे रख दिए जाते हैं। अब उसके बाद 11 दिन किस चीज में लग गए? अरे भाई, एक फर्ज कीजिए 2000 मशीनें आई, हर मशीन पे लिखा हुआ है कि इतना वोट है, तो 6% और 8% वोट कहां से बढ़ गया? सिवाय इसके कि कुछ मशीनें ऐसी हैं जो बदली गई हैं। इसके अलावा तो कोई दूसरी लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रही। कुछ मशीनें बदली गई हैं और जिसमें वोट भरा गया है, क्योंकि 1,10,00,000 वोट बढ़ाया है इन्होंने। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या इलेक्शन के दिन होगा? लेकिन मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, जमीनी सतह पर अगर 200 से ऊपर बीजेपी आती है तो बेईमानी की है उसने। ये 200 आना इनका मुहाल है, ये मैं आपसे वाजे कर देता हूँ। अदीब साहब, बयानबाजी की तरफ आते हैं। इस वक्त अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों की बात की जाए तो पहले उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए, उनके मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए लफ्ज मुसलमान का इस्तेमाल किया अपनी चुनावी रैली में, भरी सभा के बीच, और कहा कि सब कुछ छीन के उनको दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आपका मंगल सूत्र तक ये छीन लेंगे। और अभी ताजा बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटमेंट उनका वोट जिहाद को लेकर आया है। कहते हैं पहले हमने लैंड जिहाद सुना था, लव जिहाद सुना था, लेकिन अब वोट जिहाद भी हो रहा है। और जिहाद का मतलब आप लोग समझते हैं। ये इस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है, ये क्या दर्शाती है? इस पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अदीब भाई कि ये हार का डर है जो इस तरह की बयानबाजी करा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हार तो वो चुका है, हार तो मोदी चुके हैं, लेकिन ये बताता है कि वो किस लेवल के, किस हद तक जा सकते हैं। ऐसा आदमी इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, इससे बड़ी अफसोसनाक क्या बात होगी? और वो खुल के सामने आ गया। भाई, ये आदमी कोई महज़ब ज़बान बोलता है? आप सोचिए कि वो राहुल गांधी को शहजादा और किसको क्या, अरे किसी को छोड़ता नहीं। इस आदमी ने तो मनमोहन सिंह को नहीं छोड़ा था। इसने तो यानी हमारे शशि थरूर की बीवी तक के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए थे। कोई महज़ब आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी, और वो भी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में मजाक उड़ गया है। और मैं तो इससे पहले भी एक बयान में कह चुका हूं कि ये बीजेपी वाले क्यों चुप हैं? बीजेपी वालों में, बीजेपी में तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है? उनको एहसास होना चाहिए कि किस सतह पे, किस लेवल पे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर चला गया है। अरे तुम्हें सोचना चाहिए, इलेक्शन लड़ना, हारना, जीतना ये सियासत का एक काम है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में सब खराब लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ बड़े शर्मिंदा होंगे, लेकिन शर्मिंदगी से काम नहीं चलेगा। उनको सामने आके कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, तुम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम इस पार्टी को लीड करते हो, ये लैंग्वेज बोल रहे हो इस तरह से घबरा के। तो मैं समझता हूँ कि ये तो, मैं तो एक प्रोग्राम में मैंने कहा भी था
कि 5वें 6ठे चरण के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनका पासपोर्ट रख लेना चाहिए। ये आदी हैं, सबको छोड़ के भाग जाते हैं। घर वालों को भी छोड़ दिया था, जगोड़िया को भी छोड़ दिया, आडवाणी को भी छोड़ दिया जब मौका मिला। अब कहाँ जाएंगे? तो ये भाग भी सकते हैं। आप समझ लीजिए, आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते हैं। अदीब साहब, जिस तरह की कंडीशन मुसलमानों की आज तक हुई है, यानी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त, क्या इसमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार जिम्मेदार है? इससे पहले जो सरकार रही उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है? यकीनी तौर पर है, लेकिन हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाएंगे। हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें जूतों से मारोगे और पुलिस ठोकरें मार मार के हमें उठाएगी। हमसे कभी ये नहीं कहा गया कि हमारे घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा बगैर किसी ऑर्डर के। ये मंजर कभी हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखा था। तो ये इससे तज्जिया करने का मसला इस वक्त नहीं है। इस वक्त मसला ये है कि एक तबका खड़ा है जो ये कह रहा है कि हम संविधान को बचाएंगे। वो समझ गया है कि ये संविधान को मिटाने के लिए आए हैं। एक नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं जहां डिक्टेटरशिप होगी और जहां सिर्फ मोदी और मोदी होंगे। तो वो लोग जब खड़े हुए तो मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और मैं आपसे बता दूं कि मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में सबसे पहले जेपी के मूवमेंट में मुसलमानों को इकट्ठे होते देखा था। मैं खुद उसका एक हिस्सा था, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जेपी मूवमेंट में मुसलमान इकट्ठा हुआ, सरकार बदल गई। वीपी सिंह के मूवमेंट में मुसलमान इकट्ठा हुआ, सरकार बदल गई। और आज हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हो गया है, सरकार बदलेगी। सिर्फ ये गुजारिश है आपके चैनल के जरिए कि जब आप हाकिम वक्त बन जाएं तो हमें कुछ न दें, हमारी इज्जत जरूर करें, हमें हाशिए पे ना बिठा लें, जो आज तक आप कर रहे हैं। और IMCR जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों की है, हमारे सिर्फ 2 मकासद। एक मकासद ये कि ये जालिम यहाँ से हटें और एक कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री बने जिसमें डेमोक्रेसी कायम हो। वो हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। और दूसरी हमारी जो डिमांड है या आरजू है, जिसकी वजह से ये IMCR बना है, कि हमारे वजूद को पहचानो। हमें इस तरह से निगलेक्ट मत करो जिस तरह से कर रहे हो, क्योंकि अब हुआ ये है पिछले 10 सालों में मोदी साहब के आने के बाद पार्टियों ने मुसलमान का नाम लेना बंद कर दिया। पार्टियां स्टेज पे मुसलमान को बिठाने को तैयार नहीं। अगर हम लिंच हो जाएं तो कोई पूछने को तैयार नहीं। और जब बहुत मोहब्बत दिखाते हैं तो कहते हैं कि साहब माइनॉरिटीज, दलित, बैकवर्ड के साथ नाइंसाफी हो रही है। हकीकत यह है कि हमारे गर्दनें कट रही हैं, ये बोल नहीं रहे। इस इलेक्शन के बाद मुस्लिम क़यादत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनसे कहे कि हम हुकूमत बदल सकते हैं, हुकूमत बना भी सकते हैं। हमने कुछ आपसे फाजिल नहीं मांगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये मुल्क में हमारी बेइज्जती ना हो, इज्जत के साथ हम छोटे भाई की हैसियत से आपके साथ रहें। लेकिन अगर आप कह रहे हैं और जालिम का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा बना हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान जुड़ते हैं और वहां जाकर बैठते हैं। वहां से लोगों को लाया भी जाता है और चुनाव में सपोर्ट कराने के लिए मीटिंगें भी होती हैं। बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमों भी जाते हैं लोग, वहां जाकर भी वोट मांगते हैं, मिलते जुलते सारी चीजें होती हैं। ये तो देखिए, अगर जालिम है तो फिर सबके लिए क्यों नहीं है? ऐसा है कि एक बहुत छोटा सा तबका है जो मैं समझता हूँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता, ऑफिस जो जिम्मेदारान हैं, उनकी फैमिली भी उनको वोट नहीं दे रही है। अब वो कमाने खाने के लिए गए हुए हैं, तो ऐसा तो होता है। लेकिन ऐसा है कि बाई एंड लार्ज कहीं भी कोई संजीदा मुसलमान उनके साथ नहीं है और ना होगा, ना होना चाहिए। कुछ लोगों के अपने माशी मामलात हैं, कुछ के मैं देखता हूँ कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उनका मोहल्ला, उनके घर वाले भी उनको वोट नहीं दे रहे हैं। और इस हिसाब से वो दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं। एक तरफ तो उनके पास पैसे आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो उनको वोट भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस इलेक्शन में जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए,
खौफ तो है जनता से नहीं, जनता तो बिल्कुल साफ खड़ी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन और मोदी साहब के पास जो इस वक्त पावर है, उसके एतबार से ये क्या करेंगे, क्या ऐसा तो नहीं होगा जैसे पाकिस्तान में हुआ। ये वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सबको मालूम है कि इमरान खान जीत गए, सरकार किसी और की बन गई। ये इस लेवल पे भी जाएंगे, ये खौफ है। इसलिए 4 जून का इंतजार है। तो आपको ईवीएम से है खौफ? ईवीएम से खौफ तो हम लड़ रहे हैं, ईवीएम छोड़ दें। ईवीएम के जो मालिकान है उनसे है जी, जो इलेक्शन कमीशन है, अगर वो 11 दिन के बाद 6 और 8% वोट बढ़ा सकते हैं जी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आप सोचिए ना कि, और मैंने टीवी डिबेट पे देखा कल, हर पार्टी परेशान, बीजेपी वाला हंस रहा है, क्या बेटे जब वोट बढ़ेगा तो क्या बीजेपी वाले का परेशानी नहीं है, वो तो खुले वो खुश हो रहा है। उसको भी कहना चाहिए था कि 11% वोट 8% वोट कैसे बढ़ गया, और आसाम में 25% वोट बढ़ा है। अदीब साहब, आपने इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठाया है। तमाम लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे केस को देखे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से साफ कर दिया है कि ईवीएम के मामले में अब हम ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। ऐसी पोजीशन में इस पूरे चुनाव पर क्या किया जा सकता है? कैसे हम ये उम्मीद करें कि लोगों को न्याय मिल पाएगा? जो मिशन आप लेके चल रहे हैं, आप उस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऐसी कही है जिससे अभी हम थोड़ी उम्मीद बांधे हुए हैं। वो कहते हैं ये स्लिप जो है इसको अभी आपको प्रिजर्व करना है, इस स्लिप को प्रिजर्व करना है। तो इस वजह थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद हम वहां पर आ जाए। लेकिन हम हर तरीके से समझने की कोशिश की, एक्सपर्ट समझने की कोशिश की, खुद अपने दिमाग को लगाया कि भाई ये 11 दिन के बाद एकदम से, क्योंकि जब आप बॉक्सेस को सील करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ, फर्ज कीजिए 2000 या 4000 5000 मशीनें हैं, उन मशीनों को कि हर मशीन जब सील होती है तो उस पर लिखा होता है कितना वोट इसमें पड़ा है, तो हर मशीन के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो जब वो सारी मशीनों को आप इकट्ठा करते हैं तो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं कि इस मशीन में 300 वोट है, इस मशीन में 750 वोट है, इस मशीन में 1500 वोट है। देखिए, ये चीज इलेक्शन कमीशन को क्या नजर नहीं आ रही है? और दूसरे मामला नहीं, कमीशन को आ नहीं रही। अरे कमीशन ये कर रहा है, बता तो रहा नहीं है, ये भी नहीं बता रहा है कि कितना वोट पड़ा है, परसेंटेज बता रहा है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर उसको सो मोटो लेना चाहिए, जिस तरह की इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हरकत की जा रही है? उनको नोटिस तो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का रवैया है वो बहुत, ऐसा नहीं लगता कि बहुत इंकरेजिंग है। लेकिन जब इस हद तक आ जाएंगे कि 20% 25% पोलिंग बढ़ेगी तो वो भी तो हिंदुस्तानी है, उनको भी तो लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता के एतबार से तो इनका जनाजा 4 जून को निकलेगा बड़ी धूमधाम से। अच्छा, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री महिला उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक के एक वरिष्ठ नेता, और ये कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री के पोते, वो जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के जो घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह के वीडियोस सामने आए, जाहिर है कि शर्मिंदगी वाला ये पूरा मामला है। और जिस तेजी के साथ मुलजिम भारत छोड़कर भागने में कामयाब होता है, आपको लगता नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल है इस वक्त सत्ता में बैठा हुआ, वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर पुष्पनाही करता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक चीज तो ये कि भागता हुआ नहीं बल्कि भगाया गया, पहली बात तो वाज़ेह है। वो भागा नहीं है, उसको भगाया है इन लोगों ने। दूसरी बात, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो नेक्स्ट डे तकरीर करी है, एक लफ्ज उस इंसिडेंट को नहीं बताया, बरखलाफ इससे कि एक इंसिडेंट हुआ था जहां किसी मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार किया था, उसको उसने कोट किया और ये कह के कहा कि हमारी औरतों के साथ बलात्कार होगा, तुम बर्दाश्त करोगे? यानी इतना नीचा आदमी है।
मणिशंकर ने एक जुमला इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से ये इलेक्शन में उन्होंने फायदा भी उठाया, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड है जो मणिशंकर ने कहा था। कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं इस आदमी के लिए कि ये। हाँ, एक सेकंड ये बताइए सर कि जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की कुछ तो जिम्मेदारी ये बनती है कि रोक लगाई जाए, कुछ घंटे के लिए ही रोक लगाई जाती है, लेकिन कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाता है, मगर इस तरह के सारे बयानों के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हम क्या कहें, हम तो समझते हैं रिक्शे वाले से लेकर और आम गरीब आदमी तक उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ईमानदार नहीं है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या होगा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां इलेक्शन कमीशन के ऊपर जनता का एतबार उठ जाए। शर्म खानी चाहिए इन लोगों को, इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों को, कि तुम इसी जगह बैठे हो जिसके ऊपर पूरे दुनिया में हमें नाज था कि हम ऐसा इलेक्शन कराते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कराते हैं। उसको एक आम इंसान ये कह रहा है कि हमें इन पे एतबार नहीं है। अगर वाकई इनकी एहसास होता तो ये शर्म से डूब मरते। वो नोटिसेस दे रहे हैं ऐसे ऐसे है कि किसी ने बयान दे दिया उसको सजा दी जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर खुलेआम बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर को नोटिस नहीं गया, बरखिलाफ इसके उसकी पार्टी को भेज दिया, और साथ में वो क्या कहते हैं मिसरा मौजू करने के लिए राहुल गांधी की पार्टी को भी दे दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि 3 और 4 राउंड के बाद ये मोदी साहब या तो कपड़े फाड़ लेंगे या पत्थर मारेंगे या इलेक्शन कमीशन को और मजबूत हिदायत करेंगे। आसानी से वो इस छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बार बार इस बात का इरादा किया है कि इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ नहीं है, और ये सोच जो है एक आम शहरी के मन में घर कर गई है। अगर ये तमाम चीजें हैं तो जो विपक्ष इस वक्त बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में आप इससे पहले बाइकॉट की बात करते रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि अपोजिशन को इस चुनाव से हट जाना चाहिए जिस तरह से खुलेआम ये तमाम चीजें हो रही हैं? अब ये तो लीडरान को फैसला करना चाहिए, लेकिन लीडरान ने बहुत हद तक कोशिश करी, इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट किया, जो भी लीगल मामला थे वो किए, लेकिन अगर ऐसी धांधली होगी, मुझे खौफ है कि कहीं जनता सड़कों पे ना आ जाए। ये खौफ है मुझे कि जब आप इतनी धांधली करेंगे और इस मुल्क को कितना नुकसान होगा। वैसे भी ये बात वाज़ेह हो गई है कि आज की भी मैंने पढ़ा कि अमेरिका रोज़ इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है हम इसको नहीं मानते। अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जा रहा है। तो जब हमारे ऊपर, जबकि एक बार हिंदुस्तान के इलेक्शन को दुनिया कोट करती थी, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज दुनिया सवाल कर रही है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और जिस लेवल तक जा चुके हैं, वो आगे कहाँ तक जाएंगे। मुझे ये लगता है कि अगर ऐसे ही हुआ तो जनता बाहर निकलेगी और वो बहुत बुरा दिन होगा इस मुल्क के लिए। आपकी अपील क्या है अब देश की जनता से? कई चरण बाकी हैं अभी, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? मेरी अपील ये है कि हिंदुस्तान में इस खूबसूरत मुल्क को का जो तस्वुर है वो यहाँ के आइन और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हिंदुस्तान की आइडिया ऑफ इंडिया पे जो भी बिलीव करता है उसे रिश्तेदारी, नातेदारी और क्या कहते हैं बिरादरीवाद और मजहब छोड़कर एकजुट होकर एक बार फिर इस मुल्क को आज़ाद कराना है, जैसे हमने सन 47 में आज़ाद कराया था। ये आज़ाद कराने का काम है। इस पर मुल्क कब्जे में आ गया है उन लोगों के जो इस आइन को नहीं मानते हैं, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, चाहे मुसलमान हो चाहे दूसरे हो। मुझे खुशी है कि मेरी कौम ने तो ये फैसला कर लिया है, और अब दूसरे लोगों को, दूसरी बिरादरियों को भी ये फैसला करना चाहिए। ये हमारा ये जो आप कहते हैं कि बहुत कहते हैं कि हिंदी में क्या लफ्ज़ है कि ये बहुत कंट्री तरक्की कर गया है, उसको हिंदी विकास, विकसित हुए। विकसित भारत। तो ये विकसित मुल्क जो है
ये उनकी नज़रों में होगा, मेरी नज़रों में नहीं है। इसलिए कि आप किसी सड़क के चौराहे पे चले जाइए तो हाथ फैलाए गरीब आपसे पैसे मांग रहा है, और अगर गरीब को हम पैसे न दें, यहाँ की आवाम न दे, तो सैकड़ों लोग रोज भूख से मर जाएंगे। ये कहाँ का विकसित मुल्क है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर 80 करोड़ लोगों को उनके बकौल खाना देता है। इसका मतलब ये कि 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाता है। शर्म आनी चाहिए उसको। काश उसने ये कहा होता कि मैंने 80 करोड़ लोगों को हाथ दिया है, काम दे दिया है, नौकरी दे दी है, इज्जत दे दी है। तुम किसी को अपने सामने हाथ फैलवा के कहते हो हम विकसित हो गए? ये शर्म की बात है।